जीवन जो शेष है वही विशेष है, मानो तो मौज है वरना समस्याएं तो रोज है। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अप्रैल 2020 के मंथली करंट अफेयर के पार्ट 2 पे। देखिए, इस वीडियो में टोटल हम 100 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और पिछले वीडियो में भी हमने जो है 100 प्रश्नों पे ही चर्चा की थी। बाकी इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा, उसमें भी हम जो है 100 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, तो टोटल 300 प्रश्न आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपके हैं वो सभी आपकी आगामी परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। देखिए, इस वीडियो में जो मैं आपको 100 प्रश्न बताने वाला हूं, ठीक है, तो इन 100 प्रश्नों में जो मैं आपको स्पेशल फैक्ट भी बताऊंगा, उनसे आपके टोटल लगभग 250 प्रश्न तैयार होंगे। यानी कि 100 प्रश्नों के माध्यम से आपके 150 प्रश्न और भी तैयार होंगे। तो पहले पूरे वीडियो को देख लीजिए और सारे फैक्ट को समझ लीजिए और उसके बाद फिर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये वही फिर एक बात मैं दोहराना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को तुरंत लाइक करके इसके लिंक को कॉपी करके शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, 101वां प्रश्न है कि भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। तो देखिए, इस अभियान को शुरू किया गया अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और देखिए, वर्तमान में जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं भारत के, इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ही अभी हाल ही में इस भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान को शुरू किया है। और इसको शुरू क्यों किया है? देखिए, आपको पता ही है कि वर्तमान में पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं। तो भारत सरकार चाहती है कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो घर पर ही बैठ के ऑनलाइन जो है वो पढ़ाई करें। तो देखिए, अगर आप भी डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको पढ़ने लिखने में बाधा आ रही है, चाहे वो नेटवर्क की वजह से हो, चाहे किसी अन्य कारण से, तो इसके लिए जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक ईमेल आईडी जारी की है और एक जो है ट्विटर पर हैशटैग जारी किया है। आप इस ईमेल आईडी पर या फिर जो है ट्विटर पर हैशटैग करके अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ नेटवर्क कमज़ोर है, नेटवर्क नहीं आ रहा, कृपया जो है उसमें सुधार लाने की कृपा करें। तो ये काम कर सकते हैं इस जीमेल आईडी पे, जिसका जो आपका जीमेल आईडी आपका है भारत पढ़े ऑनलाइन .mhrd@gmail.com। ठीक है, तो इसमें अपनी समस्या आप जो है भेज सकते हैं। तो ये भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान का जो है टारगेट है, ठीक है, मतलब उद्देश्य है। और 102वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी दिल्ली की है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। इन्होंने ये हाल ही में इस ऑपरेशन शील्ड को शुरू किया है। देखिए, जो आपका ऑपरेशन शील्ड है ये दिल्ली सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए शुरू किया गया है। और जो आपका ये ऑपरेशन शील्ड है, तो देखिए इसमें शील्ड में एक एक अक्षर का मतलब है, और मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें एस का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, यानी कि इलाके को सील करना। और एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, यानी कि घर में क्वारंटाइन रहने के लिए। और आई का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, यानी कि जितने भी संक्रमित मरीज हैं उनको जो है आइसोलेट करना। और ई का मतलब है इसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, यानी कि जो जरूरी सेवाएं हैं उनको सुनिश्चित करना। और एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन, यानी कि स्थानीय सैनिटाइजेशन। और डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे, यानी कि घर घर जाकर सर्वे कीजिए, कहीं कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है आसपास में। तो ऑपरेशन शील्ड के बारे में रखिएगा। और 103वां प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज के लिए अभी हाल ही में कितनी धनराशि मंजूर की है। तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 15,000 करोड़ रुपए। और देखिए, इस स्वीकृत धनराशि का उपयोग कैसे किया जाएगा। देखिए, इसका उपयोग जो है दो भाग में किया जाएगा। इसमें जो है जो आपका टोटल अमाउंट है, तो इसमें जो है तत्काल कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए कुल 7,774 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस 15,000 करोड़ रुपए में से ये धनराशि खर्च करने के बाद जितना पैसा बचेगा उसको मध्यम अवधि 1 से 4 साल में जो है खर्च किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और 104वां प्रश्न है कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी। तो देखिए, इनका नाम है अनामिका राय राष्ट्रवर। और देखिए, अनामिका राय राष्ट्रवर ने जो है इस पद पर वीरेंद्र सिन्हा का स्थान लिया है। और देखिए, जो आपकी ये कंपनी है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो देखिए जो आपकी ये कंपनी है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है और इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जिसको शॉर्ट में जो है इफ्को के नाम से जानते हैं। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि अनामिका राय राष्ट्रवर जो है अभी हाल ही में इसकी नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट की गई हैं।
और 105वां प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से निपटने में भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिए अभी हाल ही में अप्रैल महीने में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो है यूनिसेफ के साथ एक साझेदारी की है, किसके लिए? कोविड-19 से निपटने में भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए। और देखिए इसके लिए जो है, जो आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये जो है ब्रेक द चेन और वायरस की कड़ी तोड़ो नामक जो है जन संचार अभियान चलाएगी, ठीक है। और देखिए यूनिसेफ का पूरा नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको मैं बता देता हूँ इसके एक से बारे में डिटेल में। देखिए जो आपका यूनिसेफ है, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके वर्तमान में जो हेड है, इनका नाम है हेनरिटा एच फोर, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। देखिए ये तीनों फैक्ट जो है 3 प्रश्न के रूप में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, तो ये तीनों चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 106वां प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? देखिए जो अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2018-19 वाला जो है, ठीक है, तो उसमें ये दिवस जो है बहुत बार पूछा गया था। देखिए आपको बता दूं कि जो आपका विश्व होम्योपैथी दिवस है, ये हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है, और हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो आपका 2020 का ये विश्व होम्योपैथी दिवस है, इसकी थीम रखी गई है लिंकिंग रिसर्च विथ एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलेब्रेशंस। तो थीम और डेट दोनों याद रखना है। और देखिए 10 अप्रैल को ही हम विश्व होम्योपैथी दिवस क्यों मनाते हैं? देखिए 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए पूरे विश्व स्तर पर जो है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और एक प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपके होम्योपैथी के जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो देखिए इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। 107वां प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में किस राज्य के पूर्व विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रहे हजारी लाल रघुवंशी का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके हजारी लाल रघुवंशी जी थे, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रह चुके थे, और रिसेंटली ये पास्ट अवे हो गए। देखिए इन्होंने 2003 से 2008 तक जो है मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य किया था। और ये जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के सिवनी मालवा विधानसभा से जो है 6 बार विधायक चुने गए थे, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है 6 बार विधायक बनना। और 108वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 के मरीजों के उपचार में काम आने वाले मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर इक्विपमेंट को विकसित किया है? तो देखिए इस कंपनी का नाम है जेनरिच मेम्ब्रेन्स। देखिए जो आपका ये मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर उपकरण है, ये नवीन स्वदेशी हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी पर आधारित उपकरण है, जो कि हवा में 35% तक जो है ऑक्सीजन को बढ़ा देता है। और देखिए इस डिवाइस को सांस फूलने के इलाज के लिए विकसित किया गया है, जो कि कोविड-19 के प्रमुख लक्षणों में से एक है। देखिए आप सबको पता है कि अगर कोरोना वायरस का संक्रमण किसी व्यक्ति में हो गया है, तो उसके फेफड़े वगैरह जो है वो बलगम से जाम हो जाते हैं, और वो सांस लेने में जो है उसको दिक्कत होती है, तो इसलिए जो है ये सारे काम किए जा रहे हैं। बहुत सारे जो है ऑक्सीजनेटर डेवलप किए जा रहे हैं पूरे भारत में कई सारे कंपनियों के द्वारा, और बहुत सारा जो है वेंटिलेटर वगैरह जो है विकसित किया जा रहा है कम प्राइस वाला। तो अभी हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर इक्विपमेंट की, ठीक है। तो इसको जो है डेवलप किसने किया है? जेनरिच मेम्ब्रेन्स ने। देखिए आपकी जेनरिच मेम्ब्रेन कंपनी है, ठीक है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित जो है पुणे की एक कंपनी है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 109वां प्रश्न है कि हाल ही में रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के जो पूर्व कोच थे, जिनका नाम है रेडोमिर एंटिक, इनका निधन हो गया। इनका जन्म जो है किस देश में हुआ था? तो देखिए आपके रेडोमिर एंटिक है, इनका जन्म हुआ था सर्बिया में। और देखिए इनका जन्म जो है ये 22 नवंबर 1948 को सर्बिया, जिसको रिपब्लिक ऑफ सर्बिया के नाम से भी जाना जाता है, तो सर्बिया के जो है जिस्टिस्ट में हुआ था। और देखिए सर्बिया देश जो आपका है, इसकी कैपिटल बेलग्रेड है, और सर्बिया की करेंसी क्या है? सर्बियन दिनार। तो कैपिटल और करेंसी ये दोनों नोट कर लीजिएगा। और 110वां प्रश्न है कि गूगल जो है ये किस देश की कंपनी है? सबसे बड़ा सवाल और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। देखिए गूगल जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है, और अभी हाल ही में जो है अप्रैल महीने में गूगल ने जो है, जिनको कम दिखाई देता है या फिर जो लोग अंधेपन से ग्रस्त हैं, और वो लोग एंड्रॉयड फ़ोन अगर चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड जो है इसको लॉन्च करने की घोषणा की थी। और देखिए इसी वीडियो में आगे के प्रश्न में बताऊंगा कि इस कीबोर्ड को क्या नाम दिया गया है, तो बने रहिए। और देखिए हम बात कर रहे हैं गूगल कंपनी की। देखिए जो गूगल के सीईओ हैं उनका नाम है सुंदर पिचाई, और गूगल कंपनी का जो मुख्यालय है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। 111वां प्रश्न है कि द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है मैरी जॉर्डन ने।
और इस पुस्तक को साइमन एंड शुस्टर के द्वारा प्रकाशित किया गया है और ये पुस्तक जो है मेलानिया ट्रम्प के 100 साक्षात्कारों पर आधारित है। अब आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि मेलानिया ट्रम्प कौन है। देखिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प दिख रहे हैं, तो इनके बगल में जो ये खड़ी हैं इनकी बीवी हैं जिनका नाम है मेलानिया ट्रम्प, ठीक है। तो मेलानिया ट्रम्प जो है ये फर्स्ट लेडी है अमेरिका की, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति की वाइफ है। तो ये चीज़ रखिएगा कि मेलानिया ट्रम्प पर आधारित पुस्तक जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प, जो इसको लिखा है किसने, मैरी जार्डन ने। और 112वां प्रश्न है कि नेशनल सेफ मदरहुड डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 11 अप्रैल। हर साल 11 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। और देखिए भारत सरकार ने जो है 1800 संगठनों के एक गठबंधन जिसका नाम है व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के अनुरोध पर जो है साल 2003 में कस्तूरबा गांधी की जन्म वर्षगांठ 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में जो है घोषित किया था। और कस्तूरबा गांधी कौन है कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी भी मैं आपको बता दूंगा। तो जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कस्तूरबा गांधी कौन थी, जल्दी से बताइए। देखिए आपको बता दूं कि भारत सामाजिक रूप से जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस को घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश है। और आपको बता दूं जो आपकी ये संगठन है, जो आपका गठबंधन है व्हाइट रिबन अलायंस, ठीक है, तो इसको जो है 1999 में जो है लॉन्च किया गया था। और हम बात कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी की। देखिए आपको पता होगा कि हम लोग गांधी जी को कहते हैं राष्ट्रपिता। तो गांधी जी अगर राष्ट्रपिता हुए तो उनकी जो वाइफ हैं वो तो राष्ट्र की माता हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मातृत्व दिवस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कस्तूरबा गांधी हैं इनकी वाइफ हैं और इन्हीं के जन्म वर्षगांठ को 11 अप्रैल को जो है मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में। तो ये स्पेशल फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही स्पेशल और यूनिक जानकारी आपके लिए। और 13वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का जो कार्यकाल है ये कितने सालों के लिए अभी हाल ही में बढ़ा दिया है। तो देखिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है टोटल 2 सालों के लिए। और आपको बता दूं जो आपका ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसका गठन कब किया गया था, इसका कार्य क्या है। देखिए फरवरी 2016 की बात है। फरवरी 2016 में भारत सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया था और उसे जो है सरकारी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में शीर्ष पदों के लिए उम्मीदवार तय करने की जो है जिम्मेदारी सौंपी थी। बाद में क्या हुआ, जो भारत सरकार है इसने बैंकों के लिए पूंजी जुटाने की योजना तैयार करने के अलावा व्यावसायिक रणनीति तैयार करने का जो दायित्व है ये भी बैंक बोर्ड ब्यूरो को ही सौंप दिया। और देखिए आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। और याद रखना आपको कि हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। और सबसे खास बात देखिए जो आपका ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं भानु प्रसाद शर्मा जी, आपके सामने इनकी फोटो दिख रही है। 114वां प्रश्न है कि फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत जो है ये किस स्थान पर है। तो देखिए फीफा की जो नवीनतम रैंकिंग है इसमें भारत 108वें स्थान पर है। और देखिए इस रैंकिंग में पहले स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर आपका फ्रांस है और तीसरे स्थान पर आपका ब्राज़ील है। तो इन तीनों देशों की रैंकिंग भी आपको याद रखनी है। पहले स्थान पर बेल्जियम है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत 108वें स्थान पर है फीफा की नवीनतम रैंकिंग में। और फीफा की बात कर लेते हैं। देखिए फीफा के प्रेसिडेंट है वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो और फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जूरिच में। 115वां प्रश्न है कि हाल ही में शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वो क्या थी। तो देखिए आपकी शांति हीरानंद चावला जी हैं, ये जो है एक ठुमरी दादरा और गजल गायिका थी और ये जो है बेगम अख्तर की जो है शिष्या थी। देखिए जो आपकी बेगम अख्तर हैं ये उत्तर प्रदेश की जो है बहुत ही फेमस एक शास्त्रीय गायिका थी, ठीक है। तो उन्हीं की ये शिष्या थी जिनका नाम था शांति हीरानंद चावला। और देखिए जबकि ये शांति हीरानंद चावला जी हैं, ठीक है, इन्होंने बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माय अम्मी नामक जो है एक पुस्तक भी लिखी थी इन पे आधारित, यानी कि अपने गुरु पर आधारित। 116वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैकी डू प्रीज का निधन हो गया। तो देखिए आपके जैकी डू प्रीज जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और देखिए जब ये क्रिकेट खेलते थे उसके बाद जब इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया तो उसके बाद इनको जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का जो है चयनकर्ता भी अपॉइंट किया गया था। और 117वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने डिजीजन नामक एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो देखिए ये बैंक आपका है जन लघु वित्त बैंक और इसने जो अभी हाल ही में ये डिजिजन नाम का जो ये डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसकी खास बात क्या है।
देखिए अगर आप इस बैंक में यानी कि जन लघु वित्त बैंक में, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो अगर आप इसमें जो अपना खाता खोलना चाहते हैं, चाहे वो बचत खाता हो चाहे सावधि जमा खाता हो, तो आप डिजिटल रूप से जो है इस प्लेटफॉर्म पर जाके इस बैंक के कस्टमर बन सकते हैं, अपना खाता कहीं भी और कभी भी खोल सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और बात करें अगर जन लघु वित्त बैंक की, तो देखिए जो आपका ये जन लघु वित्त बैंक जो आपका है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये जो है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ये जो है अपना कार्य कर रहा है 28 मार्च 2018 से, ठीक है। और 118वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जो है कोविड-19 के लिए नाडी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए इस नाडी नामक मोबाइल एप्लीकेशन को पुडुचेरी ने लॉन्च किया है। और 119वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वर्षम भाई मरवानी ने जो है एक बायो फोर्टिफाइड गांजा विकसित किया। तो देखिए जो आपके ये वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया हैं, ये जो है बिलोंग करते हैं गुजरात से और ये गुजरात के जूनागढ़ जिले के निवासी हैं, ठीक है। और देखिए इन्होंने जो ये गाजर विकसित किया है, इसकी खास बात क्या है, देखिए इस गाजर को स्थानीय रूप से मधुबन गाजर नाम दिया गया है और ये बीटा कैरोटीन और आयरन से भरपूर है और इसकी औसत पैदावार 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है, यानी कि ये बहुत ही परफेक्ट गाजर है। और इसमें अगर बीटा कैरोटीन है, तो इसकी बीटा कैरोटीन मात्रा इसमें अगर अधिक है तो विटामिन ए भी अधिक होगा, जो कि आपके आंखों के लिए फायदेमंद है। देखिए आपने एक मिथ सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं काला वाला जो गाजर होता है वो आँख के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए जिसमें बीटा कैरोटीन अधिक होगा वही गाजर आपके लिए आँख के लिए बेस्ट होगा। और जो आपका लाल गाजर होता है, ये वाला जो केसरिया कलर का, ठीक है, तो इसमें बीटा कैरोटीन अधिक होता है, ये आपकी आँख के लिए जो है परफेक्ट होता है। तो इसीलिए साइंटिफिकली जो है इसको ऐसे ही विकसित किया गया है ताकि इसमें बीटा कैरोटीन अधिक हो और इसमें आयरन भी है, तो इसको खाइए और अपने आँखों की रोशनी को आप बढ़ाइए। और देखिए 120वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आगामी रबी खरीद सीजन के दौरान किसानों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1800 180 2060 स्थापित किया है। तो देखिए इसको स्थापित किया है हरियाणा की सरकार ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। 121वां प्रश्न है कि हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने जो है किस कंपनी के साथ दो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो है लॉन्च किया है। तो देखिए ये कंपनी आपकी फ्लिपकार्ट है और इन दोनों कंपनियों ने फ्लिपकार्ट के साथ हाथ क्यों मिलाया है। देखिए आपको पता होगा फ्लिपकार्ट जो है ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इस पर सारी चीज़ें ऑनलाइन बिकती हैं। तो ये दोनों कंपनियां चाहती हैं, यानी कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और जो आपकी ये गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये चाहती हैं कि हमारी जो बीमा पॉलिसियाँ हैं ये फ्लिपकार्ट पर जो है ऑनलाइन बिकें। तो इसीलिए इन दोनों ने जो है इसके साथ हाथ मिलाया है। और देखिए इन सभी के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में जानकारी दिख रही है, ठीक है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में, फ्लिपकार्ट के बारे में, इसकी स्थापना वगैरह कब हुई थी, ठीक है। और जो आपका ये कोड ये जनरल इंश्योरेंस है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आराम से बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 122वां प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर के अनुसार कौन सा देश पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से लड़ने में सबसे मजबूत देश बनकर उभरा है। तो देखिए ये देश अपना भारत है। और देखिए जो आपका ये ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर जो आपका जारी किया गया है, ठीक है, तो ये जो है 73 देशों के ट्रैकिंग पर आधारित है। और ये जो आपका ट्रैकर है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर, तो इसको जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लावटन स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के शोधकर्ताओं के द्वारा बनाया गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और 123वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट सुविधा को अपनाने का आग्रह करने के लिए एक ट्विटर अभियान शुरू किया। इस अभियान के प्रचारक कौन बनाए गए हैं। तो देखिए इस अभियान के प्रचारक बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन जी। और 124वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के लोक गायक जॉन प्राइन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो देखिए जो आपके जॉन प्राइन है, ये जो है अमेरिका के एक लोक गायक थे और इनसे जुड़े फैक्ट क्या हैं। देखिए इन्होंने अपने करियर के दौरान सर्वश्रेष्ठ फोक एल्बम द मिसिंग ईयर्स 1991 और फेयर एंड स्क्वायर 2005 के लिए जो है टोटल 2 ग्रेमी अवार्ड जीते थे। और इसके अलावा इन्हें जो है ग्रेमी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें जो है सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। तो काफ़ी महान लोक गायक थे ये अमेरिका के, जिनका नाम था जॉन प्राइन, ठीक है। 125वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अभिनेत्री हिलेरी हीथ की जो है कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु हो गई। तो देखिए जो आपकी हिलेरी हीथ है, ये जो है ब्रिटेन की एक अभिनेत्री थी और इनसे जुड़ा एक खास फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए जो आपकी हिलेरी हीथ हैं, ये एक हॉरर फिल्म जिसका नाम था विच फाइंडर जनरल, ठीक है। तो इस विच फाइंडर जनरल के जो है जानी जाती हैं, इसमें काफ़ी बढ़िया अभिनय किया था। यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है,
ये शैतान के साथ आपको दिख रही हैं। और 126वां प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में सार्क डेवलपमेंट फंड ने जो है अपने सदस्य देशों को कोविड-19 संबंधित परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर की धनराशि आवंटित की? तो देखिए ये अमाउंट आपका है $5 मिलियन, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसके सदस्य देश हैं मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया। और देखिए सार्क जो है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। और देखिए 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। 127वां प्रश्न है कि हाल ही में ट्राइफेड के द्वारा किसके साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के लिए एक डिजिटल संचार रणनीति विकसित की गई? तो देखिए अप्रैल महीने में जो है ट्राइफेड जो है इसने यूनिसेफ के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों के लिए एक डिजिटल संचार रणनीति विकसित की थी। और देखिए इस साझेदारी का उद्देश्य क्या था? सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को उजागर करना, ताकि जो आपके ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, ठीक है, ये अपने जो है जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उनमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग को जो है मतलब उसको अपनाएं, ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। देखिए जितनी भी स्वयं सहायता समूह होती हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि सप्ताह में महिलाएं जो है गांव में बैठती हैं, और बहुत सारी महिलाएं इसे झुंड बना के बैठेंगी, वहाँ पे मीटिंग होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना पैसा जमा करना है, कितना निकालना है। तो वो उनका जो पर्सनल मैटर होता है वो वहाँ पे बैठ के डिस्कस करती हैं। तो उसी बैठक में जो है सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 1-1 मीटर की दूरी पर बैठ के जो भी करना है करो। तो ये चीज़ बताने के लिए ट्राइफेड ने जो है यूनिसेफ के साथ ये साझेदारी की है। और देखिए जो आपका ट्राइफेड है इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए ट्राइफेड का पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और देखिए आपको बता दूं कि जो भारत का जनजातीय मामलों का मंत्रालय है तो इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली राष्ट्रीय स्तर की एक प्रमुख संस्था है ट्राइफेड। और इसे जो है 1987 में स्थापित किया गया था, और ये अप्रैल 1988 से जो है संचालित है पूरे भारत में। तो ट्राइफेड के बारे में ये चीज़ें रखिएगा। और 128वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गोट को लॉन्च किया? तो देखिए आई गॉट को लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। और देखिए जो आपका ये आई गॉट प्लेटफॉर्म है तो इस पर आप जा सकते हैं igod.gov.in पर एक्सेस करके। 129वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने स्वास्थ्य पेशेवरों को कोविड-19 से बचाने के लिए सैनिटेशन इनक्लोजर्स और फुल फेस मास्क का जो है निर्माण किया था? तो देखिए इसका निर्माण किया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। देखिए फुल फेस मास्क जो है ये पूरे मुंह को कवर कर लेगा, ताकि अगर सामने वाला छींकता खांसता है तो इसके सामने वाले व्यक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो आपका ये सैनिटेशन इनक्लोजर है कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसमें जाइए और 20 मिनट तक रहिए, 20 मिनट नहीं 20 सेकंड तक, और ये आपको जो है वहाँ पे स्प्रे वगैरह करके सैनिटाइज कर देगा। तो ये खास बात है। और 130वां प्रश्न है कि सैनिटाइजिंग टनल यानी कि वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल जो है इसको स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? देखिए जो चीज़ें पहली बार घटित होती हैं, फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको आप अलग से नोट करके उस पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टैग कर लीजिएगा। देखिए हम बात कर रहे हैं सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाले भारत के पहले रेलवे स्टेशन की। तो ये रेलवे स्टेशन आपका है गुजरात का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, ठीक है। और देखिए जो आपका ये सैनिटाइजिंग टनल जो आपका है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आदमी जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन, ठीक है, तो यहाँ से आप इंटर करेंगे इस टनल में, और यहाँ पे स्प्रेयर लगे हुए हैं, वो कुछ जो है ऐसे मटेरियल से स्प्रे करेंगे जिससे आपकी पूरी बॉडी जो है सैनिटाइज हो जाएगी, और फिर आप बाहर निकल जाएंगे। और 131वां प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस पूर्व गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह यानी कि एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया है? तो देखिए आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर हैं रघुराम जी राजन। और ये रघुराम जी राजन जो है ये 3 सालों तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे, और ये वर्तमान में जो है जो अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे प्रोफेसर के रूप में जो है काम कर रहे हैं। 132वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर का नोवेल कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो देखिए देश का नाम याद करते जाइए, कौन सा व्यक्ति जो है किस देश का था जो कोविड-19 की वजह से जो है मतलब इस दुनिया से चला गया। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर की। ये जो है ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, और जो आपके टीम ब्रूक टेलर है ये 1970 के प्रसिद्ध शो जिसका नाम था द गुडीज और आई एम सॉरी आई हैव नॉट अ क्लू के लिए जो है ये बहुत लोकप्रिय हुए थे। और 133वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध F1 रेसिंग ड्राइवर सर स्टर्लिंग मास का जो है निधन हो गया?
तो देखिए ये देश आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन के जो आपके प्रसिद्ध फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर थे स्टर्लिंग मास, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जो आपके स्टर्लिंग मास जी हैं, इनको वर्ष 1961 में बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड दिया गया था। 134वां प्रश्न है कि हाल ही में द कैट नाम से मशहूर फुटबॉलर पीटर बोनेटी का निधन हो गया। ये किस देश के निवासी थे? तो देखिए जो आपकी पीटर बोनेटी हैं, ये बिलोंग करते थे ब्रिटेन से, और ये जो है इंग्लैंड की 1966 विश्व कप जो आपकी विजेता टीम थी उसका जो है ये हिस्सा थे, ठीक है, उस टीम में ये खेले हुए थे। और देखिए इनकी सुरक्षित हैंडलिंग और तीव्र सजगता और इनकी सुंदर शैली के कारण इनको जो है द कैट के नाम से जो है जाना जाता था। और 135वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जो है आरबीआई द्वारा दोबारा कर्नाटक बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ अपॉइंट किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं महाबलेश्वर एमएस, और देखिए इनकी नियुक्ति जो है टोटल 3 सालों के लिए की गई है। और 136वां प्रश्न है कि प्रसार भारती ने दूरदर्शन के पुराने मशहूर टीवी प्रोग्रामों को प्रसारित करने के लिए अभी हाल ही में कौन सा नया चैनल शुरू किया है? देखिए इस चैनल का नाम पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैनल का नाम है डीडी रेट्रो। नाम थोड़ा सा यूनिक है। देखिए पहले डीडी मेट्रो एक लॉन्च किया गया था, और अभी हाल ही में डीडी रेट्रो जो है लॉन्च किया गया है। तो डीडी मेट्रो तो बहुत पुराना है, हमें लगता है सन 2000 के आसपास का जो है वो है चैनल, उसको सन 2000 के आसपास में लॉन्च किया गया था। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रसार भारती ने दूरदर्शन पर पुराने मशहूर टीवी प्रोग्रामों को प्रसारित करने के लिए जो है जो नया चैनल शुरू किया उसका नाम क्या है? डीडी रेट्रो। और प्रसार भारती के बारे में जान लीजिए। देखिए जो का प्रसार भारती है इसके वर्तमान में सीईओ है शशि शेखर वेम्पति। प्रसार भारती का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को नई दिल्ली में की गई थी, और इसका सब्सिडरी है दूरदर्शन। 137वां प्रश्न है कि हाल ही में लिवरपूल फुटबॉल क्लब के जो है पूर्व स्ट्राइकर माइकल रॉबिन्सन का निधन हो गया। उनका जन्म किस देश में हुआ था? तो देखिए आपके माइकल रॉबिन्सन है, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, और माइकल रॉबिन्सन का जन्म हुआ था 12 जुलाई 1958 को इंग्लैंड के लिसेस्टर में। और देखिए इन्हें जो है दिसंबर 2017 में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के द्वारा स्पोर्ट जर्नलिज्म के लिए जो है इंटरनेशनल वेजकेज मोंटल बैन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। और 138वां प्रश्न है कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 से संबंधित प्रयासों और पहलों की निगरानी के लिए अभी हाल ही में कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? तो देखिए इस वेबसाइट का नाम युक्ति है, और युक्ति का पूरा नाम है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और देखिए जो आप भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, इनका नाम आपको मैंने अभी बताया था, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। इन्होंने इस वेबसाइट को भी हाल ही में लॉन्च किया था। और 139वां प्रश्न है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 12 अप्रैल। हर साल 12 अप्रैल को हम मनाते हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और क्यों मनाते हैं? देखिए जो 12 अप्रैल का दिन है ये बहुत ही खास है। 12 अप्रैल 1961 को जो है सोवियत संघ के नागरिक यूरी गैगरिन जो है इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक नामक एक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी, और इसी के साथ जो ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। तो ये दिन यादगार बन गया, और फिर 12 अप्रैल का दिन इसीलिए यादगार बन गया। और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 7 अप्रैल 2011 को पारित एक प्रस्ताव के बाद जो है हर साल 12 अप्रैल को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई। किस रूप में? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस के रूप में। और 140वां प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश पहले स्थान पर था? तो देखिए ये देश आपका चीन है, और देखिए इस सूची में दूसरे स्थान पर आपका जो है अमेरिका है, और तीसरे स्थान पर आपका इसमें जापान है, और इस मामले में चौथे स्थान पर जर्मनी, और पांचवें स्थान पर आपका दक्षिण कोरिया था। तो फिर से सुन लीजिए एक बार। देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में चीन पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर, जर्मनी चौथे स्थान पर, और दक्षिण कोरिया जो है ये पांचवें स्थान पर था। और एक आंकड़ा इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए वर्ष 2019 में चीन ने जो है पेटेंट हेतु कुल 58,990 आवेदन किए थे, और अमेरिका ने कुल 57,840 आवेदन किए थे। देखिए पेटेंट क्या होता है, बहुत सारे लोग रिसर्च वर्क करते हैं, कुछ खोज वगैरह करते हैं, तो उसी का वो पेटेंट वगैरह कराते हैं, ठीक है।
और देखिए जो आपका ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। सीईओ है इसके वर्तमान में फ्रांसिस गुरी, और इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 141वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है नया कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया गया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके थे विरूपाक्ष मिश्रा। अप्रैल 2020 में जो है विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया गया था। और देखिए जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय मुंबई में यानी कि मुंबई में है, और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को की गई थी। 142वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन सियाचिन दिवस मनाया जाता है। देखिए सियाचिन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाचिन दिवस को मनाते हैं 13 अप्रैल को, और 13 अप्रैल का दिन बहुत ही खास है। देखिए 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत जो है ये 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था, और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सैनिकों ने जो है पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया था। और इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन ने। तो इसीलिए जो है 13 अप्रैल का दिन यादगार बन गया, और 13 अप्रैल को हम हर साल मनाते हैं सियाचिन दिवस। 143वां प्रश्न है कि हाल ही में किस आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, जिन्हें आधुनिक इराकी वास्तुकला का जनक कहा जाता था। तो देखिए ये इराकी वास्तुकार आपके थे रिफत चदेरजी। और देखिए जो आपके रिफत चदेरजी हैं, इन्हें जो है इराक की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं, जिसका नाम है स्वतंत्रता स्मारक यानी फ्रीडम मोन्यूमेंट, और जो आपका ताहिर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको डिजाइन करने का इनको जो है गौरव प्राप्त था। ठीक है। 144वां प्रश्न है कि दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में जो है कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो देखिए ये देश अपना भारत है। और देखिए पूरी दुनिया में जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नामक इस दवा का डिमांड है, तो उसकी टोटल डिमांड की जो है 70% आपूर्ति कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। यानी कि प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है और आपूर्ति में भी भारत नंबर 1 है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के। और देखिए जो कि ये दवा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये जो है एक मलेरिया रोधी दवा है, लेकिन अभी ये कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जो है बचाव के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो है यूज किया जा रहा है। 145वां प्रश्न है कि कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत का ये पहला राज्य आपका केरल है। और प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। देखिए अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है और इसका इलाज चला तो फिर ये ठीक हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो खून यानी कि ब्लड होगा, उसके ब्लड में जो है एंटीबॉडी बन जाएंगे इस कोरोना वायरस के खिलाफ। दोबारा जो है इस कोरोना वायरस को संक्रमित नहीं होने देंगे इस व्यक्ति को जो इस बीमारी से लड़ चुका है, ठीक हो चुका है। तो अब इसके ब्लड में जो ये एंटीबॉडी बना हुआ है, तो इसको जो है दूसरे व्यक्ति के अगर बॉडी में हम इंजेक्ट करेंगे जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित है, तो ये एंटीबॉडी जो है क्या करेंगे, उस व्यक्ति के बॉडी में जो कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है तो उस कोरोना वायरस को जो है किल कर देगा। तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। देखिए ब्लड से प्लाज्मा को अलग करके जो इंजेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली ब्लड को नहीं किया जाता है इस थेरेपी में। तो ये चीज़ याद रखिएगा प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। और 146वां प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए आयुष सिंह नामक जो है एक नया डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है। तो देखिए इस डिजिटल स्टेथोस्कोप को विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। और ये स्टेथोस्कोप जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस डिजिटल स्टेथोस्कोप को तार या फिर ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल या फिर लैपटॉप से जोड़ा जा सकता है। 147वां प्रश्न है कि विश्व चगास रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड चगास डिजीज डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका ये वर्ल्ड चगास रोग दिवस है ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। और देखिए इस साल 14 अप्रैल 2020 को पहला विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है, ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पे एक फोटो आपको दिख रही है, कीड़ा बैठा हुआ है पौधे के ऊपर, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है चोगा रोग यानी कि कीड़ों के द्वारा होने वाले रोगों और साइलेंट एंड साइलेंट डिजीज के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए। 148वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को हार्पून और टारपीडो मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी प्रदान की। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। और भारत की ये डील जो है ये अमेरिका से ये 155 मिलियन डॉलर की हुई है। और देखिए इस 155 मिलियन डॉलर में से जो आपका 92 मिलियन डॉलर है ये भारत देगा हार्पून मिसाइल के लिए, और टारपीडो मिसाइल की खरीद के लिए भारत देगा 63 मिलियन डॉलर। और देखिए जो अभी दोनों मिसाइलें हैं हार्पून और जो आपका ये टारपीडो मिसाइल, ठीक है। तो ये जो है भारत के P-81 विमान के साथ पूरी तरीके से अनुकूल है, इसलिए भारत इसको खरीद रहा है। 149वां प्रश्न है कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है।
तो देखिए जो आपका विश्व कला दिवस है ये हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्ल्ड आर्ट डे। और देखिए जो आपका ये विश्व कला दिवस है ये ललित कलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है और इसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट के द्वारा दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। 150वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है ये इनमें से किस दिन मनाई जाती है। तो देखिए जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है हर साल। और देखिए ये जो है भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं और इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है। और देखिए इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। और जो आपके भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने न सिर्फ संविधान का निर्माण किया बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और देखिए 1990 में इन्हें भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो इससे जो है इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 151वां प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस देश के चमगादड़ों की दो प्रजातियों टेरोपस और रूसेट्स में कोरोना वायरसों का पता लगाया है। तो देखिए ये देश अपना भारत ही है। भारत में चमगादड़ की जो दो प्रजातियां हैं टेरोपस और रूसेट्स इनमें जो है कोरोना वायरस का पता चला है कि इनके द्वारा कोरोना वायरस फैल रहा है। और देखिए जो आपकी ये टेरोपस प्रजाति की जो चमगादड़ है इसके बारे में खास बतौर है। देखिए केरल में अभी पिछले साल जो है निपाह वायरस का संक्रमण फैला था तो वो जो है इसी चमगादड़ के द्वारा फैला था। तो चमगादड़ बहुत खतरनाक है हमारे लिए और मानव जाति के लिए। और देखिए जो रिसेंटली जो ये रिसर्च है ये पब्लिश हुआ अभी हाल ही में ICMR का ये इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और 152वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की GDP की वृद्धि दर है ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रहेगी ये रहेगी 1.9%। और देखिए इसने अभी हाल ही में एक और स्टेटमेंट दिया है। देखिए IMF ने ये भी बताया है कि 2020-21 में चीन की जो आर्थिक वृद्धि दर रहेगी ये रहेगी 1.2%। तो इंडिया की 1.9% रहेगी और चीन की 1.2% रहेगी। ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा। और देखिए आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC में और इसकी मेंबरशिप है 189 कंट्रीज के पास। 153वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व गोल्फर डग सैंडर्स का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके डग सैंडर्स जी हैं ये जो है अमेरिका के एक पूर्व गोल्फर थे और इनके बारे में जो सबसे खास बात है जो कि इम्पोर्टेंट है देखिए इन्हें जो है इनके स्टाइलिश और चमकीले कपड़ों के लिए पीकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से जो है जाना जाता था। तो इनके बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। और 154वां प्रश्न है कि कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए ये राज्य आपका है गोवा। गोवा ने जो है क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो है आयुर्वेद का प्रयोग किया था। और 155वां प्रश्न है कि कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। और पुल टेस्टिंग क्या होती है इसको एक लाइन में जान लीजिए। देखिए अगर किसी क्षेत्र में हमें पुल टेस्टिंग करनी है तो वहाँ 10 ऐसे संदिग्ध लोगों को हम पहले पकड़ेंगे जिनमें थोड़े थोड़े बहुत जो कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हो जैसे खांसी वांसी जुकाम उकाम जो भी है। तो उन 10 लोगों का जो है यानी कि उन 10 नमूनों का जो हम टेस्ट करेंगे। अगर ये 10 नमूने नकारात्मक आते हैं यानी कि ये अगर कोरोना वायरस नेगेटिव पाए जाते हैं इनमें कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है तो ऐसा हम मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में जितने लोगों का हम टेस्ट करेंगे वो सभी नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर यही टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है तो वहाँ उस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सबका जो है एक एक करके परीक्षण करते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित मिला तो मान के ये चलते हैं कि वो जो है सारे व्यक्तियों को अगर उसके जो कांटेक्ट में आएंगे वो सबको संक्रमित कर चुका होगा। तो इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने पुल टेस्टिंग स्टार्ट की है और उत्तर प्रदेश जो है ये पुल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और 156वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला शुरू किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत का पर्यटन मंत्रालय है इसने जो है देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला शुरू किया था। और जो आपका ये देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला है तो देखिए इसको पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अतुल्य भारत के कई स्थलों की संस्कृति और विरासत के बारे में गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और एक खास नाम आपको याद रखना है प्रहलाद सिंह पटेल का जो कि भारत के वर्तमान में पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं।
तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और 157वां प्रश्न है कि भारत किस महीने में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो देखिए भारत जो है नवंबर 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और ये नवंबर में स्टार्ट होगा और दिसंबर 2020 में जो है खत्म होगा। 158वां प्रश्न है कि किस देश के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चैपोर्ट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। तो देखिए आपके रोजर चैपोर्ट हैं, ये जो है स्विट्जरलैंड के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी थे और ये भी हाल ही में कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। देखिए इन्होंने जो है स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए कुल 100 से अधिक जो है खेलों में हिस्सा लिया था। और 159वां प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने के लिए सहमति के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका था। एक बार फिर से सुन लीजिए इसको। देखिए अप्रैल 2020 में भारत और अमेरिका के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ने जो है कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने के लिए सहमति के प्रस्ताव पर जो है हस्ताक्षर किया था। और देखिए इस प्रस्ताव के तहत भारत और अमेरिका के जो वैज्ञानिक होंगे और इंजीनियर होंगे वो कोविड-19 से निपटने हेतु जो है संयुक्त रूप से अनुसंधान का कार्य करेंगे। और 160वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाला विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट है जिसका नाम है टूर डे फ्रांस, ठीक है, तो इसको जो है कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। तो देखिए जो आपका ये टूर डे फ्रांस है ये फ्रांस में जो है हर साल आयोजित होता है और ये एक साइकिल रेस टूर्नामेंट है और देखिए 3 सप्ताह तक चलता है ये। और इस रेस की जो शुरुआत है ये 27 जून को फ्रांस के रिवेरा शहर में होने वाली थी, लेकिन अब ये आयोजित नहीं होगी इस साल। और 161वां प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ रुपए तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की। तो देखिए इस संस्था का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए अमेरिका की जो सरकार है ये हर साल लगभग 40 और 50 करोड़ डॉलर तक जो है धनराशि प्रदान करती है विश्व स्वास्थ्य संगठन को, ताकि ये पूरी दुनिया में इस धनराशि का उपयोग करे विभिन्न रोगों के निवारण में। लेकिन इस साल अमेरिका गुस्से में है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने आरोप क्या लगाया है। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर जो है घातक कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने को लेकर प्रबंधन में गंभीर गलती करने और जानकारी को छुपाने का जो है आरोप लगाया है और इसीलिए ये 50 करोड़ डॉलर की जो है धनराशि इसको रोक दी है। 162वां प्रश्न है कि हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से जो है किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। तो देखिए इस सॉफ्टवेयर का नाम कोलैब कैड है और ये सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है ये 2D ड्राफ्टिंग एवं डिटेलिंग से 3D प्रोडक्ट डिजाइन करने वाला एक समग्र अभियांत्रिकी समाधान है और इसका उपयोग लगभग भारत के 5000 स्कूलों में किया जाएगा जहां पर अटल टिंकरिंग लैब जो है स्थापित किए गए हैं। 163वां प्रश्न है कि हिमाचल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका हिमाचल दिवस है ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को हर साल और 15 अप्रैल 1948 को जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है इसका गठन किया गया था और तब से जो आपका 15 अप्रैल का दिन है, ठीक है, इसको हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान स्थिति जान लीजिए। देखिए वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के CM है जयराम ठाकुर, यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ की पॉपुलेशन है 68.6 लाख और यहाँ की कैपिटल शिमला है। यहाँ की देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और धर्मशाला जो है यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। 164वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पालतू दिवस यानी कि नेशनल पेट डे जो है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका जो राष्ट्रीय पालतू दिवस है ये 11 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और देखिए जो आपका राष्ट्रीय पालतू दिवस है इसकी स्थापना कोलिन पागे ने जो है सन 2006 में की थी। 165वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच 2021 में होने वाले जो आपका महिला विश्व कप है क्रिकेट का, ठीक है, तो उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो देखिए ये देश अपना भारत है। भारत ने 2021 में होने वाले जो है क्रिकेट विश्व कप जो आपका महिला वाला है, ठीक है, तो महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया है। और भारत के साथ 4 अन्य देश न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने भी इस विश्व कप के लिए जो है सीधे तौर पर एंट्री पाई है। और सबसे खास बात यह है कि जो आपका ये 2021 का महिला क्रिकेट विश्व कप होगा ये किस देश में और कब आयोजित होगा। तो देखिए ये जो है 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक आयोजित होगा। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में, ठीक है। और इसमें टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और टोटल 31 मैच खेले जाएंगे इन 8 टीमों के बीच में। और देखिए जो का ये टूर्नामेंट है ये खेला जाएगा राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट फॉर्मेट में। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा।
166वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसैक कियोस्क का विकास किया है? तो देखिए इस कियोस्क को विकसित किया है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और देखिए जो ये कियोस्क है इसका नाम है कोवसैक। तो ये कियोस्क जो है ये हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डॉक्टरों के परामर्श से स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना वायरस के नमूने इकट्ठा करने के लिए जो है विकसित किया है। 167वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का जो 44वां सत्र है इसको जो है स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए ये देश आपका चीन है। चीन में जो है यूनेस्को का जो विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र है ये आयोजित होने वाला था लेकिन अब नहीं होगा। देखिए इस सत्र को जो है चीनी सरकार के द्वारा 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के फुझो में आयोजित किया जाना था। और देखिए जो आपका ये यूनेस्को इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है और इसका जो स्थापना है ये हुआ था 16 नवंबर 1945 को। 168वां प्रश्न है कि 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो देखिए जो आपका 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड है इसको जीता है अब्देल लौहाब अस्साउई ने। और देखिए जो आपके अब्देल लौहाब अस्साउई हैं ये जो है एक अल्जीरियाई लेखक हैं और इनको जो है डारमीन के द्वारा 2018 में प्रकाशित इनके उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए जो है ये सम्मान दिया गया है और इस पुरस्कार स्वरूप इन्हें जो है 50,000 अमेरिकी डॉलर जो है प्रदान किए जाएंगे। और एक खास बात और है। देखिए जो आपका ये इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड है ये क्या चीज़ है? देखिए इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड जो है ये अरब जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है। और ये पुरस्कार जो है ये लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है जिसे संस्कृति और पर्यटन विभाग अबू धाबी के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। 169वां प्रश्न है कि फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरीज जिसका नाम था द ऑफिस और प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का अभी हाल ही में 64 साल की आयु में निधन हो गया? तो देखिए ये अभिनेता आपके थे रंजीत चौधरी। इनको आपने कई सारी फिल्मों में देखा भी होगा। देखिए जो आपके रंजीत चौधरी इन्होंने सन 1978 में फिल्म खट्टा मीठा से जो है बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 170वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कारपोरेट जगत के अग्रणी लोगों के एक समूह में जो है भारतीय मूल के कितने कार्यकारियों को शामिल किया है? तो देखिए भारतीय मूल के जो कार्यकारी हैं इनकी टोटल संख्या 6 है और इन छहों के नाम आपको याद रखने होंगे। देखिए इन छहों में पहला नाम आपका है गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई और दूसरे आपके हैं माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और तीसरे आपके हैं आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के जो है अरविंद कृष्ण और माइक्रोन के संजय मेहरोत्रा। पेरोनोट रिकार्ड की जो भारतीय अमेरिकी हैं एन मुखर्जी और मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं अजय बंगा। इन छहों को जो है इस स्थान दिया गया है इस कारपोरेट जगत के अगले लोगों के समूह में। और 171वां प्रश्न है कि किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वाईएसआर निर्माण और कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया? तो देखिए जो आपका ये वाईएस निर्माण और कोविड-19 पोर्टल है इन दोनों को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और इन दोनों के बारे में आपको एक लाइन में बता देता हूँ। देखिए जो आपका वाईएसआर निर्माण है नाम से ही पता चल रहा है निर्माण, ठीक है, यानी कि इस चीज़ को बनाने की बात हो रही है। तो अगर मकान बनाना तो हमें सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए वाईएसआर निर्माण जो है ये सीमेंट प्राप्त करने में विभिन्न विभागों की सहायता के लिए शुरू किया गया है एक वेब प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और कोविड-19 पोर्टल राज्य में मौजूद एमएसएमई निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को इस पोर्टल पर पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा दोनों के बारे में। और 172वां प्रश्न है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी 17 अप्रैल है। और देखिए 2020 का जो आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस है इसका विषय यानी कि इसकी थीम है गेट इन्वॉल्व। और देखिए इस वर्ष हम लोगों ने जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस का 30वां संस्करण मनाया है। तो संस्करण भी आपको याद रखना है। और हीमोफीलिया क्या होता है? देखिए जिन लोगों को हीमोफीलिया हो जाता है उनमें खून के थक्के बनाने वाले जो घटक होते हैं ये बहुत कम हो जाते हैं। और सबसे खास बात जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है याद रखिएगा। देखिए जो आपका हीमोफीलिया है ये एक आनुवंशिक बीमारी है यानी कि जेनेटिक डिजीज है, यानी कि ये माता पिता से उनके बच्चों में फैलने वाली बीमारी है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और देखिए आपको बता दूं जो आपका हीमोफीलिया है इसको दो वर्गों हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी में जो है बांटा गया है। 173वां प्रश्न है कि मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं?
तो देखिए अप्रैल महीने में मून जे इन को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुना गया था। और देखिए जो आपका दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया है, इसकी कैपिटल है सियोल और यहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और देखिए मैप में आपको जो है यहाँ पे दिख रहा है ये उत्तर कोरिया है, ये आपका दक्षिण कोरिया है और यहाँ पे आपका चाइना है, ठीक है। तो देखिए दक्षिण कोरिया जो है इसकी जो भौगोलिक सीमा है ये किससे लगती है, उत्तर कोरिया से। और यहाँ पे जो अभी ये लाइन दिख रही है इसको हम कहते हैं 38वीं समानांतर रेखा यानी कि 38th जो है पैरेलल लाइन। तो जो आपकी 38वीं समानांतर रेखा ये उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 174वां प्रश्न है कि कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीद के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का जो कुल उत्पादन है ये 63.5 लाख टन बढ़ाकर जो है कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया है। तो देखिए जो भारत का कृषि मंत्रालय है इसने कहा कि इस साल मानसून अच्छा रहेगा और इसी उम्मीद पर जो है जो आपका फसल वर्ष 2020-21 है इसमें जो है भारत में खाद्यान्नों का जो कुल उत्पादन है ये 63.5 लाख टन बढ़ाकर कर दिया है 29.83 करोड़ टन। और एक खास बात और है, देखिए वर्तमान में जो आपके मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं यानी कि जो भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, नोट कर लीजिएगा। 175वां प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत अपॉइंट किया गया है। तो देखिए भारतीय टीम के ये खिलाड़ी आपके रोहित शर्मा हैं, ये अब ऑनलाइन क्रिकेट की कोचिंग देंगे इस क्रिक किंगडम प्लेटफॉर्म पे। देखिए जो आपका ये क्रिक किंगडम है ये अकादमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के पश्चात अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है क्रिकेट की कोचिंग की सुविधा देगी। और ये अकादमी 4 वर्गों में कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगी, 5 से 8 वर्ग, 8 वर्ष वर्ग और 8 से 13 और 13 से अधिक और क्लब एंड एलिट स्टार के वर्ग में जो है जो क्रिकेटर होंगे उनको जो है क्रिकेट की जो है कोचिंग प्रदान करेगी क्रिक किंगडम। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा क्रिक किंगडम के बारे में, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि बिहार में रोहित शर्मा जी को क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत अपॉइंट किया गया है, ठीक है। 176वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए एक वेबसाइट जिसका नाम है सीजी हाट लॉन्च किया है। तो देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है सीजी हाट मतलब छत्तीसगढ़ हाट। तो देखिए अभी हाल ही में इस वेबसाइट को छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च किया है। और देखिए इस वेबसाइट को छत्तीसगढ़ की सरकार की एजेंसी चिप्स के द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक खास बात है, देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है इसका गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में। राज्यपाल छत्तीसगढ़ की वर्तमान में है अनुसुईया उइके जी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। 177वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े जो आपके ये स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर थे, इनका नाम था आर.वी. बुस्कुटे। और देखिए अभी हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में इनका निधन हुआ है। और जो आपका ये क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन है जिससे जुड़े हुए थे, देखिए ये आपका हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो इतिहास का एक प्रश्न आपका यहाँ पे तैयार हो गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। 178वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है। तो देखिए अप्रैल महीने में अजय महाजन को केयर रेटिंग का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया था। और इन्होंने इस पद पर जो है राजेश मोकासी का स्थान लिया था। और केयर रेटिंग की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका केयर रेटिंग है इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के मुंबई में है। 179वां प्रश्न है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए अप्रैल 2020 में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है। तो देखिए अप्रैल 2020 में रिवर्स रेपो रेट में 0.25% कटौती की गई और जो वर्तमान में आपका रिवर्स रेपो रेट है कितना हो गया है 3.7%। और देखिए जो वर्तमान में रेपो रेट है आपका है 4.40%। MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.65%। बैंक रेट भी आपका इतना ही है। CRR आपका है 3% और SLR आपका है 18.00%। तो ये सारे आंकड़े नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और 180वां प्रश्न है किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर जो है ये शून्य रह सकती है। तो देखिए आपको बता दूं ये संस्था आपकी है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल जो आपका पूरा जो एशिया का रीजन है, ठीक है, तो इसकी जो आर्थिक वृद्धि दर है ये 0 रहने की संभावना है। 181वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के
अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए अप्रैल महीने में जो आपके तामस अजान है, इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। और इनके बारे में कुछ खास डाटा है, नोट कर लीजिएगा। देखिए ये जो है रोमानिया के निवासी हैं और जो आपके तामस अजान है ये 1976 से सन 2000 तक, यानी कि बहुत लंबा कार्यकाल रहा। तो 1976 से सन 2000 तक जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के महासचिव थे। और फिर सन 2000 से 2020 तक, यानी कि लगातार 20 सालों तक जो है ये IWF यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के जो है अध्यक्ष पद पर रहे थे। और देखिए इनके इस्तीफे के बाद जो आपके अमेरिका के उर्सुला पापंड्रिया हैं, इनको जो है कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। और देखिए आपका इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में जान लीजिए। देखिए इसका मुख्यालय है हंगरी के बुडापेस्ट में और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। 182वां प्रश्न है कि विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व धरोहर दिवस है ये 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या है। देखिए इसकी थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये थीम आपको नोट करनी है। और देखिए जो आपका ये विश्व धरोहर दिवस है तो आपको बता दूं इसके बारे में। देखिए जो आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स है, ठीक है, इसने 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और फिर इसको जो है 1983 से यूनेस्को की महासभा के द्वारा अपनाया गया था। और इसका उद्देश्य था सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों की विविधता का संरक्षण करना और स्मारकों के महत्व के बारे में पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाना। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि 18 अप्रैल को हम विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। और इसकी थीम है इस साल की साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। 183वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी दिल्ली की है। दिल्ली की सरकार ने अप्रैल महीने में एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और देखिए दिल्ली सरकार ने जो है सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए इस नई ऐप एसएस कोरोना को जो है लॉन्च किया था। और इससे जो है कोरोना वायरस को रोकने के प्रयासों में जो है बड़ी सफलता मिलेगी, ऐसी उम्मीद जताई है दिल्ली की सरकार ने। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं इनका नाम है अनिल बैजल। 184वां प्रश्न है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देने के मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए अभी हाल ही में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो देखिए इस एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ। और इसके बारे में जो डिटेल्स मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका ये किसान रथ एप्लीकेशन है तो इसको जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा जो है विकसित किया गया है। और एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए जो आपका ये किसान रथ एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किस लिए किया गया है। इसको लॉन्च किया गया है, देखिए किसान की जो फसल होती है, जैसे मान लीजिए किसान ने प्रोडक्शन किया अपने खेतों में टमाटर का, या फिर मान लीजिए अभी गेहूं का प्रोडक्शन किया, तो मान लीजिए वो प्रोडक्शन ही करेगा, बेचेगा नहीं, तो उसके बाद पैसे कहाँ से आएंगे। तो इन्हीं सब के परिवहन के लिए जो है इस किसान रथ एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। इस पर जो है किसान जाएगा, देखेगा और वहाँ पे जो है फिर वो अपना ये सुविधा जो है उसका लाभ लेगा। ठीक है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके। और 185वां प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार यानी कि कोविड-19 का शिकार हो जाने पर कितना मुआवजा देने का फैसला किया गया। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 10 लाख रुपए। और देखिए जो आपका ये इंडिया पोस्ट है, ठीक है, यानी कि जो आपका भारतीय डाक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी 1 अप्रैल 1854 को। ठीक है, उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में। 186वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के आदिवासी नेता सहारे ओरम का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके सहारे ओरम जी हैं ये जो है ओडिशा के एक आदिवासी नेता थे। और ये पहली बार 1971 में जो है उत्कल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जो आपका ओडिशा राज्य है वहाँ के चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र से जो है ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए थे। और देखिए ओडिशा की बात हो रही है तो ओडिशा के बारे में आपको बता दूं। देखिए ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नवीन पटनायक जी। 187वां प्रश्न है कि हाल ही में टीवीएस मोटर कंपनी ने किस स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड का जो है अधिग्रहण किया है। तो देखिए ये स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड आपकी नार्टन है। और देखिए जो आपकी नार्टन है ये ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड में से एक है। और देखिए नार्टन का अधिग्रहण जो है टीवीएस ने किया है 16 मिलियन पाउंड में। और देखिए ये अधिग्रहण जो है जो आपकी टीवीएस मोटर कंपनी है तो इसकी जो विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी है टीवीएस मोटर सिंगापुर लिमिटेड, इसने जो है ये अधिग्रहण किया है नॉर्टन का।
188वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने जो है कोविड-19 इश्यूज चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड के विषय पर जो है एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित की। तो देखिए ये देश आपका ब्रिटेन है। याद रखना है कि ब्रिटेन में हाल ही में जो भारतीय उच्चायोग है इसने कोविड-19 इश्यूज चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड के विषय पर जो है एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक की जो है का जो है आयोजन किया था। और ये सम्मेलन ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के द्वारा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के साथ साझेदारी में जो है आयोजित किया गया था। 189वां प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जा रहा है किसके लिए। तो देखिए जो आपका ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसका उपयोग किया जा रहा है कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए। ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 190वां प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल महीने में महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का जो है लाइसेंस कैंसिल किया था। क्यों किया था। देखिए जो आपकी ये महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड है तो इसका लाइसेंस जो है बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण जो है रद्द किया गया था। 191वां प्रश्न है कि हाल ही में विली डेविस का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे। तो देखिए जो आपके विली डेविस हैं ये जो फुटबॉल से संबंधित है, ये एक फुटबॉलर थे। और जो आपके विली जो है ये एक अमेरिकी फुटबॉल प्लेयर थे और इनका जन्म अमेरिका के लिस्बन में हुआ था। और जो आपके विली डेविस हैं इनको वर्ष 1981 में नेशनल लीग फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। 192वां प्रश्न है कि चीन में होने वाले हांगझोउ 2022 एशिया पैरा खेलों का शुभांकर क्या है। तो देखिए इसका शुभांकर चुना गया है फेई फेई को। और इस फेई फेई चिड़िया के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा अभी, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं हांगझोउ 2022 एशियन पैरा खेलों के बारे में। देखिए जो आपका ये हांगझोउ 2022 एशियन पैरा खेल होगा इसका आयोजन जो है चीन में 9 से 15 अक्टूबर 2022 तक किया जाना है। इसमें कुल 22 खेल आयोजित होंगे और इसमें पहली बार ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग को जो है शामिल किया जाएगा। और अब आते हैं फेई फेई पे। देखिए यहाँ पे फेई फेई दिख रहा है 2 बार, ठीक है। तो एक फेई का मतलब क्या है, दूसरे फेई का मतलब क्या है। देखिए इस शुभांकर के पहले फेई का अर्थ है उड़ते हुए पक्षी, ठीक है, जो कि मानव समाज की समावेशता और सम्मान का प्रतीक है। और जबकि दूसरे फेई का अर्थ है अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जो आपका ये शुभंकर है फेई फेई, देखिए शुभंकर फेई फेई जो है ये लियांगझू संस्कृति के दैवी पक्षी से प्रेरित है। और ये शुभंकर जो है ये हांगझोउ की विरासत और तकनीकी नवाचार के उसके प्रयासों का संगम है जो कि मानवता और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को दर्शाता है। 193वां प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF इंडिया ने जो है किस व्यक्ति को अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर यानी कि दूत बनाया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं विश्वनाथन आनंद। और ये एक शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये विश्व शतरंज चैंपियन हैं। और जो आपके ये विश्व शतरंज चैंपियन है विश्वनाथन आनंद अब ये जो है पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा करने में WWF का जो है सहयोग करेंगे। और WWF के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका WWF है इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। 194वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन पुरस्कार जीता। देखिए एडिशन ने जो है बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है, तो उसी संबंधित ये न्यूज है। देखिए अभी हाल ही में जो आपका टाटा पावर कंपनी है भारत का इसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन पुरस्कार जीता है। देखिए जो आपकी टाटा पावर है इसने ये पुरस्कार अपने क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू एस स्विच ऑन अभियान के जो है लिए जीता है। और देखिए जो आपका टाटा पावर है इसने 2007 में अपनी स्थापना के बाद 29.8 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली की बचत करने के साथ साथ देश भर के लगभग 533 प्रतिभागी स्कूलों को जो है अपने साथ जोड़ा है। तो इसीलिए जो है इसको जो है इसके इस अभियान क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए जो है इसको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और एडिसन अवार्ड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका एडिसन अवार्ड है ये दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को जो है सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और साथ ही ये जो है नए उत्पाद और सेवा विकास विपणन डिजाइन और नवाचार में जो है उत्कृष्टता को सम्मानित करता है। और इसके जो विनर्स यानी कि विजेता होते हैं तो देखिए इसके विजेता उत्पादों और सेवाओं नेतृत्व और नवाचार में उत्कृष्टता के लिए 4 मानदंडों जो कि मानदंड आपके हैं संकल्पना मूल्य वितरण और प्रभाव, ठीक है, इसके आधार पर चुने जाते हैं।
और जो आपका ये एडिसन अवार्ड है, देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका जन्म 1847 में होता, मृत्यु 1931 में होती, इनकी स्मृति में जो है की गई थी। देखिए आपको पता होना चाहिए जो आपके थॉमस अल्वा एडिसन है, इन्होंने जो है बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है। 195वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान के द्वारा पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है? तो देखिए इस सॉलिड स्टेट सेंसर को विकसित किया है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु ने। और ये जो का ये सॉलिड स्टेट सेंसर है, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, यानी कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं हम। और ये जो है दूर दराज के क्षेत्रों में भारत में जो है पानी में भारी धातु आयनों जैसे कि सीसा, पारा और कैडमियम के मौजूद होने की जानकारी देगा, जो कि जीव और प्राणियों के लिए जो है गंभीर संभावित खतरे पैदा करते हैं। और 196वां प्रश्न है कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं विनीत अरोड़ा, इनको अपॉइंट किया गया अप्रैल महीने में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ। ठीक है। और ये जो कि विनीत अरोड़ा हैं, ये इससे पहले एकॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हुआ करते थे। और देखिए पेटीएम की बात कर लेते हैं। देखिए पेटीएम जो है इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई थी और इसका मुख्यालय भी उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन। ये सारी डिटेल्स जो है पेटीएम के बारे में एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। 197वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर जरूरी सामान बेचने के लिए खुले किराना स्टोर की जानकारी मुहैया कराने के लिए नियर बाई स्पॉट सर्विस को लॉन्च किया? तो देखिए इस नियर बाई स्पॉट सर्विस को लॉन्च किया है गूगल ने। और आपको बता दूं गूगल जो है इसने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर जरूरी सामान बेचने के लिए खुले किराना स्टोर की जानकारी मुहैया कराने के लिए अपने गूगल पे ऐप पर जो है इस नियर बाई स्पॉट को लॉन्च किया है। और इस नियर बाई स्पॉट का एक और काम है। देखिए इस नियर बाई स्पॉट का जो है यूज़ करके यूजर जो है ये पीएम केयर्स फंड में, गिव इंडिया फंड में और ऐसे सभी दान देने वाले जितने भी एनजीओज में जो है उनमें दान कर सकते हैं, जो कि लगातार चिकित्सा कर्मियों के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों की खरीद और ग्रामीणों को लॉकडाउन में राहत देने के लिए काम कर रहे हैं। 198वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है मणिपुर की। देखिए आपको बता दूं प्रत्येक कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक कामिक पाठ्य पुस्तक में गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी भाषा जैसे 3 विषय का जो है सिंगल संस्करण शामिल है। और इन कामिक पाठ्य पुस्तकों का लाभ जो है जो भी चाहे वो ले सकता है www.manipureducation.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। ठीक है। और देखिए मणिपुर की बात कर लेते हैं। देखिए मणिपुर के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है एन बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला जी। 199वां प्रश्न है कि हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर कितनी की? तो देखिए जो आपका पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है इसने एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर दिया है। और इसके साथ ही जो आपका एचडीएफसी बैंक है तो इसमें पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की जो हिस्सेदारी है इसकी कीमत हो जाएगी 2,976 करोड़ रुपए। और देखिए पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना जो है इसके बारे में चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है चीन का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक है। जैसे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसी प्रकार चीन का जो केंद्रीय बैंक है इसका नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और एचडीएफसी की बात करें तो देखिए एचडीएफसी बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। और देखिए आखिरी और 200वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस को 20 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और ये दिन जो है ये कंगीजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। और देखिए जो आपका पहला चीनी भाषा दिवस है ये साल 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन बाद में ये डेट चेंज हुई 2011 में। और 2011 के बाद से इसे जो है हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाने लगा। तो 20 अप्रैल को मनाता है चाइनीज लैंग्वेज डे यानी कि चीनी भाषा दिवस। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके बाद से देखिए अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में प्रश्न संख्या 200 से लगाए प्रश्न संख्या 300 तक। ठीक है। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। और अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को लिंक को तुरंत कॉपी कीजिए और सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए और फेसबुक पे भी इसको जो है शेयर कर सकते हैं आप।
और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं अगला पार्ट जल्दी से अपलोड करूँ। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।